वे समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच लगभग 40 साल पुराना एक जंग लगा हुआ जहाज पाते हैं, लेकिन वे उस जहाज के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उस जहाज के करीब जाने पर लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे और अक्सर उस जहाज पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती थी। आखिर इस जहाज में क्या रहस्य छिपा है और लोग रहस्यमयी तरीके से क्यों गायब हो जाते हैं? आइए जानते हैं इस 40 साल पुराने जंग लगे जहाज का गुप्त रहस्य। कहानी शुरू होती है साल 1962 से, जहां हम प्रशांत महासागर के बीच में एक बहुत बड़ा जहाज देखते हैं जिसका नाम एंटोनियो ग्राजा है। इस जहाज में कुल 600 यात्री न्यूयॉर्क की ओर यात्रा शुरू कर चुके थे। जहाज पर एक पार्टी चल रही थी जहां एक खूबसूरत गायिका गाना गा रही थी और सभी उसके गाने पर मज़े से डांस कर रहे थे। जहाज के सभी यात्री इस खूबसूरत पल का आनंद ले रहे थे, लेकिन वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि अगले ही कुछ मिनटों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सोचकर ही खून जम जाता है। उस जहाज़ में हम केटी नाम की एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो सबसे अलग एक जगह बैठी खेल रही थी। तभी जहाज़ का कप्तान आकर उसे अपने साथ डांस कराता है। ठीक उसी समय हम एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखते हैं जो जहाज़ के इंजन रूम से एक लीवर ऊपर की ओर खींच देता है। तुरंत ही एक धारदार तार तनकर सभी लोगों के शरीरों को चीरते हुए निकल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। देखते ही देखते सबके शरीर 2 टुकड़ों में बंटने लगते हैं। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर रूह कांप जाती है। चारों ओर सिर्फ खून ही खून फैला था। सौभाग्य से केटी नाम की बच्ची बच जाती है क्योंकि उसकी लंबाई कम थी, जिसके कारण तार उसके सिर के ऊपर से निकल गया था। इस तरह लगभग 40 साल बीत जाते हैं। समुद्र के बीच में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक टगबोट के ज़रिए एक बड़े जहाज़ को खींचकर ले जा रहे थे। तभी अचानक वह पुराना जहाज़ डूबने लगता है। ये देखकर टीम लीडर मर्फी अपनी टीम की एक लड़की मरीन से कहता है कि उस जहाज़ में क्या हुआ है उसे देखना होगा। वह उसे उस पुराने जहाज़ पर भेज देता है ताकि मरीन उस तार को काट सके जिससे जहाज़ को बांध कर ले जाया जा रहा था, क्योंकि अगर वह पुराना जहाज़ डूबा तो उसके साथ उनकी टगबोट भी डूब जाएगी और सब मारे जाएंगे। मरीन जब उस पुराने जहाज़ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि जहाज़ के निचले हिस्से में जंग लगने के कारण एक छोटा छेद हो गया है जिससे पानी तेज़ी से भर रहा है और शायद अगले 5 मिनट में जहाज़ डूब जाएगा। मरीन ये बात मर्फी को बताती है। ये सुनकर मर्फी मरीन से कहता है कि जिस तार से हम जहाज़ खींच रहे हैं बस उसे काट दो और जल्दी से वहाँ से निकलकर टगबोट पर वापस आ जाओ, क्योंकि हम इस जहाज़ को यहीं छोड़ देंगे। तभी टीम के 2 और सदस्य मरीन के पास जाते हैं और वे भी मरीन को बाहर आने और जहाज़ को छोड़ देने के लिए कहते हैं। लेकिन इस जहाज़ को खोजने में उन्हें 3 महीने का समय लगा था, इसलिए मरीन इतनी आसानी से जहाज़ छोड़ने को तैयार नहीं थी। जहाज़ को ठीक करने के लिए वह नीचे पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर ऊपर बैठे दोनों वे घर जाकर सब ड्रिंक लेकर मज़े से पार्टी कर रहे होते हैं। इसी समय जैक नाम का एक आदमी उन पर काफ़ी देर से नज़र रख रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। वे समुद्र के नीचे से खजाना और ऐतिहासिक पुरानी चीज़ें खोजकर निकालते हैं और उन्हें मार्केट में बेचकर बहुत पैसा कमाते हैं। यह बात वह समझ जाता है, इसलिए कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद जैक मर्फी के पास आता है और एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताता है जिसमें बहुत सारा खजाना छिपा है। जैक अपनी पहचान बताता है कि वह आर्कटिक वेदर फ्लाइट का एक पायलट है और कुछ दिन पहले उनके कैमरे में एक जहाज़ पकड़ा गया है। उसने रिसर्च करके जाना है कि इस जहाज़ में बहुत सोना है। जैक असल में उसी जहाज़ की बात कर रहा था जिसमें 40 साल पहले एक रहस्यमयी आदमी ने सभी लोगों की हत्या कर दी थी।
मर्फी ने भी 40 साल पहले खोए हुए अंटोनियो ग्राजा नाम के जहाज़ के बारे में सुना था, लेकिन अब तक कई लोगों ने उसे खोजा पर कोई नहीं ढूंढ पाया। वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जैक मर्फी से कहता है कि वह जानता है कि जहाज़ समुद्र में किस जगह पर है, और अगर वे उस जहाज़ को बाज़ार में बेचते हैं तो वे रातों रात अमीर हो जाएंगे और शायद वहाँ सोना भी मिल जाए। इतने पैसों की बात सुनकर किसका लालच नहीं जागेगा, इसलिए टीम के सभी लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन अपनी टगबोट लेकर अंटोनियो ग्राजा की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैक इस काम में उनकी मदद करता है। कुछ दिनों के सफ़र के बाद वे समुद्र के एक बहुत ही सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, जहां एक टीम मेंबर को उनके बोट के रडार पर आसपास किसी जहाज़ के होने का संकेत मिलता है। वे समझ जाते हैं कि 40 साल पहले खोया हुआ जहाज़ यहीं कहीं है, लेकिन इस गहरे समुद्र में चारों ओर सिर्फ अंधेरा है। अचानक थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके सामने एक विशाल जहाज़ आ जाता है, और यही वह जहाज़ अंटोनियो ग्राजा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और जो पिछले 40 सालों से समुद्र में कहीं खो गया था। इस जहाज़ को देखकर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका सपना सच होने वाला था। इस जहाज़ को बेचकर वे माला माल हो जाएंगे, और अगर सोना मिल गया तो क्या बात है। अब लीडर मर्फी 2 लोगों को टगबोट पर रहने के लिए कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने जहाज़ की जांच करने अंदर चला जाता है। जहाज़ अंदर से पूरी तरह ख़राब हो चुका था और वहाँ एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। पूरे जहाज़ में अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जो वाकई डरावनी थीं, लेकिन जहाज़ का ख़जाना और उसे बेचकर मिलने वाले पैसों की बात सबके दिमाग में घूम रही थी। मर्फी अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वे एक आवाज़ का पीछा करते हुए एक बड़ी घड़ी के पास पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वे देखते हैं कि उस घड़ी की सुई अभी भी चल रही है, लेकिन अचानक कुछ देर बाद वह रुक जाती है। ये देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन वे इसे ज़्यादा महत्व न देते हुए जहाज़ की ओर जांच करने आगे बढ़ जाते हैं। अंदर जहाज़ पूरी तरह टूटा फूटा था, सब कुछ बिखरा हुआ था और लोहे पर जंग लगी थी। अचानक जाते समय फर्श टूटने के कारण उनका एक साथी नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी मरीन उसे पकड़ लेती है। जब मरीन उसे ऊपर खींच रही थी, तभी वह नीचे सीढ़ियों पर एक लड़की को खड़ा देखती है। यह वही बच्ची थी जो 40 साल पहले यानी 1962 में जहाज़ पर अकेली बच गई थी। सौभाग्य से उस दिन तार उसके सिर के ऊपर से निकल गया था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र उतनी ही थी। तो क्या ये लड़की जीवित थी या उसकी आत्मा थी? मरीन जब दोबारा उस लड़की को देखती है तो वह अचानक गायब हो जाती है। लेकिन अगले दिन एक समस्या खड़ी हो जाती है। अगली सुबह जब वे जहाज़ के निचले हिस्से की अच्छी तरह जांच करते हैं तो पता चलता है कि जहाज़ में कई बड़े छेद हैं और वे जंग लगने के कारण हुए हैं, जिससे जहाज़ धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। मर्फी कहता है कि इस हालत में जहाज़ को खींचकर ले जाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत पानी भर गया है। पानी के कारण जहाज़ का वज़न बहुत बढ़ गया है, इसीलिए इसे खींचना बेवकूफ़ी होगी। इसके अलावा पिछले दिन उन्हें जहाज़ में कोई ख़जाना भी नहीं मिला था। शायद उनके पास गलत खबर थी, लेकिन टीम के बाकी सदस्य सहमत नहीं थे, खासकर जैक। वह ज़ोर देकर कहता है कि मुझे पता है इस जहाज़ में ख़जाना है। जैक की बात सुनकर वे एक बार फिर जहाज़ की अच्छी तरह तलाशी लेना चाहते थे, इसलिए वे फैसला करते हैं कि पहले वे जहाज़ के छेदों की वेल्डिंग करेंगे और फिर अंदर का सारा पानी बाहर निकालकर उसे खींच ले जाएंगे। यह योजना उन्हें सही लगती है, इसलिए सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग छेद ठीक करने लगते हैं और कुछ खजाना ढूंढने लगते हैं। खजाना खोजने के लिए मरीन जहाज़ में इधर उधर घूमने लगती है
और जाते जाते वह एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें गोलियों के बहुत सारे निशान थे और वहाँ गोलियों के खोल भी पड़े थे। पुल से ऊपर आते समय अचानक मरीन को फिर वही लड़की दिखती है और वह चौंक कर सीधे पुल में गिर जाती है, जिससे उसका सिर फर्श से टकराकर खून बहने लगता है। तभी वह पुल रहस्यमयी तरीके से उसका खून सोख लेता है। मरीन जब दोबारा ऊपर देखती है तो लड़की वहाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ जैक खड़ा था। जैक मरीन को पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। बाहर आकर मरीन जैक को बताती है कि उसने अभी एक लड़की को देखा है, लेकिन वह गायब हो गई। जैक कहता है कि शायद यह तुम्हारा वहम है, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या 2 बार उसकी आंखों का भ्रम हो सकता है? खैर, वे दोनों चले जाते हैं और उनके जाते ही वह स्विमिंग पूल पूरी तरह खून से भर जाता है। दूसरी ओर मर्फी को जहाज़ के कप्तान का कमरा मिलता है। जब वह अंदर जाता है तो कमरा बहुत बुरी हालत में था। काफ़ी तलाश के बाद भी उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है तो वह देखता है कि वहाँ शराब की बोतल और गिलास में शराब भरी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी शराब पीकर गया हो। मर्फी बिना सोचे गिलास उठाकर पीने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ती है और आईने में उसे उस पुराने उधर मरीन और जैक आगे बढ़ते हैं तो सामने के लॉन्ड्री रूम का दरवाज़ा खुलते ही जमा हुआ सारा पानी बाहर आ जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की लाशें थीं। अचानक उलटी तरफ का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मर्फी और जैक डरकर वहाँ से भागते हैं। वे दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ जैक को एक बहुत ही महंगी पुरानी कार मिलती है। इसे बेचकर बहुत पैसा मिल सकता है, लेकिन मर्फी को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह तुरंत वहाँ से निकलना चाहता था। तभी दूसरे कमरे में उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वे डरते हुए आगे बढ़ते हैं और जब ऊपर से सामान हटाते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उन्हें ऐसी चीज़ मिलेगी। वहाँ सोने से भरा एक बक्सा पड़ा था। इसका मतलब जैक की बात सच थी। ये देखकर मरीन अपनी बाकी टीम को वहाँ बुला लेती है और जब सब पहुँचते हैं तो सामान हटाने के बाद उन्हें ऐसे 9 बक्से मिलते हैं। हर बक्से में 28 सोने की सिल्लियाँ थीं। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वे रातों रात अमीर हो गए थे। इतना खजाना मिलने के बाद वे फैसला करते हैं कि जहाज़ को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना ले जाएंगे, क्योंकि यह सोना पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। वे सारे बक्से अपनी टग बोट पर रख देते हैं। अब चूँकि खजाना मिल गया है तो वे वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। वे टग बोट चालू करने के लिए इंजन रूम की जांच करते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि बोट पर रखे सिलेंडर के वाल्व अपने आप खुल रहे हैं, जिससे हवा में गैस फैल जाती है। दूसरी ओर मरीन को फिर वह लड़की दिखाई देती है जो उसकी तरफ दौड़ती आ रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तभी कोई मरीन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इधर जैसे ही मार्क इंजन चालू करता है, गैस के कारण बोट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। टग बोट का कप्तान आग में जलकर मर जाता है और पूरी बोट पानी में डूब जाती है। मर्फी किसी तरह मार्क को बचा लेता है। अब वे समुद्र के बीचों बीच पुराने जहाज़ पर फंस चुके हैं। वे बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो सिस्टम टग बोट के साथ डूब चुका है। वे बहुत चिंतित थे। मार्क अपनी मरीन इस बात से परेशान थी कि वह बार बार उस लड़की को क्यों देख रही है। इस जहाज़ में क्या रहस्य है? वह उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश शुरू करती है। वह पुराने दस्तावेज़ों में यात्रियों के नाम चेक करती है और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम केटी है। फिर मरीन केटी का कमरा खोजते हुए गलियारे से जा रही होती है। तभी अचानक सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और एक कमरे से आवाज़ आती है, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो।
वहाँ एक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। यही उस बच्ची का कमरा था। चारों तरफ गुड़िया और कपड़े बिखरे थे। जब वह अलमारी खोलती है तो डर से कांप जाती है। अलमारी के अंदर बच्ची की लाश लटकी हुई थी। उसने कभी ऐसा कुछ देखने की कल्पना नहीं की थी। मरीन खुद को संभालती है और उस कंकाल के गले से लॉकेट निकाल कर देखती है जिसमें उस बच्ची के माता पिता की फ़ोटो थी। तभी केटी की आत्मा पीछे से उसे पुकारती है। केटी कहती है कि वह लॉकेट बंद न करे क्योंकि बहुत सालों बाद वह अपने माता पिता को देख रही है। ये सब देखकर मरीन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक मृत लड़की से बात कर रही है। जब वह लॉकेट केटी को देने जाती है तो वह उसके हाथ के आर पार निकल जाता है। अब मरीन को पक्का विश्वास हो जाता है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। केटी मरीन को बताती है कि इस जहाज़ में और भी बहुत से लोगों की आत्माएं कैद हैं और जब तक उस आदमी को नहीं मारा जाता ये आत्माएं आज़ाद नहीं होंगी। मरीन पूछती है कि वह आदमी कौन है जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। जैसे ही केटी बताने वाली होती है छत से कुछ अजीब चीज़ें निकलने लगती हैं। केटी डर जाती है और मरीन से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस जहाज़ को छोड़कर भाग जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। फिर केटी गायब हो जाती है। उधर मार्क शराब पीने के बाद नशे में था। अचानक उसके आसपास की मेज़ कुर्सी हिलने लगती है और देखते ही देखते सब कुछ नया हो जाता है। 40 साल पहले जो लोग मर गए थे वे मार्क के सामने जीवित दिखाई देते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। पहले मार्क को अजीब लगता है लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद यह शराब का असर है। तभी वह गायिका मार्क के पास आती है और उसे लुभाने लगती है। मार्क उसके पीछे चलने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि यह गायिका उसे जाल में फंसा रही है। वह जहाज़ के किनारे पर खड़ी मार्क को बुलाती है। मार्क जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है वह उसके शरीर के आर पार निकल जाती है और मार्क ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी ओर मर्फी कप्तान के कमरे में बैठा था। वह देखता है कि शराब की बोतल अपने आप हिल रही है। अचानक उसके सामने जहाज़ के कप्तान की आत्मा आ जाती है। तभी वहाँ एक जला हुआ आदमी आता है। ये उनकी टग बोट का वही कप्तान था जो धमाके में मरा था। मर्फी अब समझ जाता है कि जहाज़ अभिशप्त है। वह खुद को बचाने अब वे वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और जहाज़ की मरम्मत करने का फैसला करते हैं। वे छेद बंद कर देते हैं और पंप से पानी बाहर निकालने लगते हैं। मरीन जब मार्क को ढूंढने निकलती है तो केटी की आत्मा उसे मार्क की लाश दिखाती है। केटी मरीन के कंधे पर हाथ रखती है और उसे 1962 की उस रात में ले जाती है। मरीन देखती है कि कैसे एक गिरोह ने सोने के लिए सबको बेरहमी से मार डाला था। कुछ को खाने में जहर देकर, कुछ को तार से काटकर और कुछ को स्विमिंग पूल में गोलियां मारकर मारा गया था। केटी को भी उसकी अलमारी में फांसी दे दी गई थी। इस सब के पीछे वह गायिका थी जिसने सोने के लिए यह सब किया था। जहाज़ का ऑफिसर भी उसके साथ था, लेकिन अंत में उस रहस्यमयी आदमी ने सबको मार दिया जो इस खेल का मास्टरमाइंड था। मरीन देखती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है। जैक ने ही 1962 में सबको लालच देकर मरवाया था और अब वही इनके साथ कर रहा था। जहाज़ में छेद भी जैक ने ही किए थे ताकि उसे ठीक करने के लिए वह लोगों को ला सके। अब जहाज़ ठीक हो गया था तो जैक सबको मारना चाहता था। मरीन मर्फी को बचाने दौड़ती है, लेकिन तब तक टैंक में पानी भरने से उसकी मौत हो चुकी थी। वह अपने दूसरे साथी दस के पास जाती है और उसे जैक का सच बताती है। तभी जैक वहाँ आता है। दस उस पर गोली चलाता है और जैक गिर जाता है, लेकिन जैक मरता नहीं है क्योंकि वह शैतान है। उधर मरीन अपने एक और साथी मुंडर को बचाने जाती है, लेकिन वह इंजन में फंसकर मारा जाता है। मरीन समझ जाती है कि जहाज़ को तबाह करना ही एकमात्र रास्ता है ताकि जैक और आत्माओं को कैद न कर सके।
वह बम फिट करने लगती है। तभी जैक 10 का रूप लेकर आता है, लेकिन मरीन उसे पहचान लेती है। जैक अपने असली रूप में आता है और बताता है कि वह एक सोल कलेक्टर है। उसका काम लोगों से पाप करवाकर उन्हें मारना और उनकी आत्माएं इकट्ठा करना है। वह मरीन को रोकने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन मरीन किसी तरह एक तीर से बम का रिमोट चला देती है और पानी में कूद जाती है। जहाज़ में बड़ा धमाका होता है और वह डूबने लगता है। धमाके से जैक हार जाता है और कैद की गई सारी आत्माएं आज़ाद होकर स्वर्ग की ओर जाने लगती हैं। केटी भी आज़ाद हो जाती है और मरीन को रास्ता दिखाती है। अगली सुबह एक जहाज़ मरीन को बचा लेता है। जब उसे किनारे पर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तो वह देखती है कि जैक अभी भी जीवित है और वह सोना दूसरे जहाज़ पर ले जा रहा है ताकि नए लोगों को शिकार बना सके। इसी के साथ फिल्म ख़त्म होती है।